Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see another cancer that is cancer of the stomach और हम उसे गैस्ट्रिक कैंसर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेट में कैंसर क्यों हो रहा है, क्या होता है ये पेट का कैंसर, कितनी तरह का होता है, स्टेजेस कितने होते हैं एंड टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या है। सो बिफोर वी स्टार्ट हमें थोड़ी सी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए अबाउट दी स्टमक के बारे में। तो जैसे आप इसको देख सकते हो कि ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के पास बहुत सारे एरियाज हैं, लाइक बहुत सारे पार्ट्स हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टमक आपका डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है। ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर हम इसको इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस और स्टमक डायरेक्टली अटैच होते हैं। इसके अटैचमेंट का या इसके जंक्शन का जो पॉइंट है उसको हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं या कार्डियक रीजन बोलते हैं। जस्ट इसी के नीचे एक एरिया है जहां पे आपका स्टमक की एंड होती है, स्टमक खत्म हो रहा होता है और दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया होता है। ये दूसरा पार्ट जो है इसको हम लोग डिओडेनम बोलते हैं। डिओडेनम और स्टमक के बीच का जो जंक्शन है उसको हम लोग पाइलोरस या पाइलोरिक रीजन या स्फिंक्टर बोलते हैं। तो हमारे पास दो जंक्शन है। ऊपर वाला जंक्शन आपके इसोफेगस और स्टमक के बीच में है जिसे हम लोग ने कार्डियक जंक्शन बोल दिया या कार्डियक रीजन और कार्डियक स्फिंक्टर बोल दिया। नीचे वाला जंक्शन जहां पे आपका स्टमक कंप्लीट होता है और दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है दूसरे ऑर्गन का। कौन सा ऑर्गन? ये वाला एरिया कौन है? डिओडेनम। डिओडेनम और स्टमक के एंड पॉइंट के जंक्शन को बोलते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक जंक्शन और पाइलोरिक स्फिंक्टर। जस्ट ऊपर, सबसे ऊपर ये जो आपको प्रोमिनेंट उभरा हुआ गोल सा पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग फंडस बोलते हैं। बाकी ये जितना भी बीच का सबसे बड़ा पार्ट है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। अब अगर इस स्टमक को मैं लेयर बाय लेयर चेक करना चाहूं तो इसके पास टोटल 4 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर जिसका कांटेक्ट डायरेक्टली फूड से होता है उसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर एक लेयर सिचुएटेड होती है जिसको हम लोग सब म्यूकोसा बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर हमारी मसल्स ऑफ द स्टमक सिचुएटेड होती हैं जो कि 3 तरह की होती हैं। सबसे ऊपर लॉन्गिट्यूडनल होती है, लंबी है इसलिए इसको हम लोग ने लॉन्ग बोल दिया, पूरा नेम लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद सर्किल शेप में है तो सर्कुलर मसल। इसके बाद थोड़ा सा जिगजैग पोर्शन में तो ऑब्लिक पोर्शन में इस तरह से तो ऑब्लिक मसल। ठीक है, ये तीनों मिला करके मस्कुलर लेयर बनाते हैं। एंड सबसे बाहरी एरिया, सबसे ऊपरी एरिया में जो आपकी लेयर सिचुएटेड है उसको हम लोग सीरोसा बोलते हैं। तो ये सारी लेयर्स हो गई। अब कैंसर अगर बनेगा तो वो किसी भी एरिया में आ सकता है। इस वाले एरिया में लग सकता है, ये वाले एरिया में आ सकता है कैंसर, ये जंक्शन के पास भी आ सकता है, फंडस के पास बहुत कम देखने को मिलता है, इस वाले जंक्शन के पास भी आ सकता है और लेयर बाय लेयर वो अपने आप को आगे भी बढ़ा सकता है। जैसे जैसे कैंसर के स्टेजेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपकी सारी लेयर क्या होती जाएंगी, कैंसर से एकदम कैंसर उसमें इन्वॉल्व होता जाएगा। इस तरह से कैंसर अपना साइज बढ़ाता चला जाएगा और सारी लेयर को इन्वॉल्व कर लेगा। तो ये थी आपकी स्टमक की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आगे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। सो स्टमक को हम लोग गैस्ट्रिक भी बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कैंसर क्या है? कोई भी सेल जो एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है। मान लो इस एरिया में 100 सेल की लिमिट है, लेकिन कैंसर सेल्स क्या होते हैं, वो रुकते ही नहीं है, ग्रो होते रहते हैं। तो इस एरिया में जिसमें 100 सेल्स की लिमिट थी, इस एरिया में 300-400 सेल्स डेवलप हो गए। तो इस एरिया को हम बोलेंगे कैंसर एरिया, और वो सेल्स जो कि एबनॉर्मली ग्रो हुए थे उनको बोलेंगे कैंसर सेल्स। तो हमारे कैंसर की डेफिनेशन क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। सेल्स ही अपने आप को एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि दीज आर कैंसर सेल्स। कहाँ स्टार्ट हो सकते हैं? दे कैन बी स्टार्ट लेयर में आपको देखने को मिल सकते हैं स्टमक की, है ना, किसी भी एरिया में स्टार्ट हो सकते हैं। बट मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है?
मोस्ट कॉमन साइट आपकी स्टमक की बॉडी है, यानी कि ये वाला एरिया है, एंड आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन ये देख रहे हो, इसोफेगस ये हो गया, गैस्ट्रो मीन्स होता है आपका स्टमक ही होता है, ठीक है। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन ये जहाँ पे इसोफेगस के एंड पॉइंट है और आपके स्टमक के स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एरिया सबसे मोस्ट कॉमन एरिया होता है किसका, आपके स्टमक कैंसर का। टाइप्स में दो ही तरह के होंगे मेनली, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन मीन्स होता है कि ये सेल्स अपनी ही जगह पे सिचुएटेड है और ये इधर उधर नहीं फैल रहा है। मैलिग्नेंट मीन्स होता है इधर उधर फैल जाना, मतलब यहाँ से ट्यूमर बढ़ता चला गया, फिर वो आपके ब्लड सप्लाई में गया, फिर वो आपके अदर ऑर्गन्स में चला गया। तो 60 से 80 ईयर के लोगों को स्टमक कैंसर मेनली रिसर्च के अकॉर्डिंग देखने को ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि इस एज में आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और किसी भी एबनॉर्मल चीज को मारने के लिए आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। कॉमन टाइप एडेनोकार्सिनोमा। एडेनोकार्सिनोमा क्या होते हैं? 90 से 95% पहले तो एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक मिलता है देखने को। एडेनोकार्सिनोमा क्या होते हैं? ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग एडिनल सेल्स बोलते हैं, ठीक है, एडिनो सेल्स बोलते हैं। तो जो ग्लैंड इसके अंदर सिचुएटेड है, यहाँ पे ग्लैंड सिचुएटेड होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाने का काम करती है। गैस्ट्रिक जूस जैसे कि आपका वाइल हो गया, ठीक, तो गैस्ट्रिक जूस बनाने का वो काम करती है। गैस्ट्रिक जूस आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो उन ग्लैंड्स में अगर आपको कैंसर देखने को मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? एडेनोकार्सिनोमा हो गया है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन आपकी कहती है कि जो स्टमक कैंसर है वो हम उसे कह सकते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है। किसकी? सेल्स की। कहाँ हो गई है? स्टमक की लाइनिंग में, या आप कह सकते हो कि स्टमक की लेयर्स में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो गई है, जिसको हम लोग ने गैस्ट्रिक कैंसर बोल दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेजेस। तो वी ऑलवेज नो कि हमारे पास कैंसर्स की 4 मेनली स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में कैंसर आपको बहुत छोटा सा देखने को मिलेगा और आपकी सबसे इनर लेयर में ही सिचुएटेड रहेगा। तो सबसे इनर लेयर आपकी स्टमक की कौन सी है? म्यूकोसा। अब सेकेंड टाइप यानी कि सेकेंड स्टेज आती है, तो ये म्यूकोसा का जो ये थोड़ा सा कैंसर था वो सेकेंड लेयर को कवर कर लेता है। इसके बाद वाली लेयर कौन सी है? सब म्यूकोसा। थर्ड स्टेज में आपकी मसल कवर हो जाती है पूरी, और फोर्थ स्टेज में कैंसर लास्ट वाली आपकी लेयर को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। तो लास्ट वाली लेयर आपकी कौन सी थी? सीरोसा। सीरोसा को तोड़ करके, ब्रेक करके वो आउट ऑफ द सीरोसा चला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं TNM क्लासिफिकेशन। T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड एंड M फॉर मेटास्टेसिस। ट्यूमर TNM क्लासिफिकेशन आपको बताता है कि अभी जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स हैं उनकी क्या कंडीशन चल रही है। फर्स्ट TIS। TIS मीन्स होता है ट्यूमर इन सीटू। ट्यूमर इन सीटू का मतलब ये है कि अभी जो ट्यूमर है उस बहुत ही ज्यादा छोटा है और जिस भी एरिया में है वो उसी एरिया में फिक्स है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है और ना ही अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है, यानी कि वो आपके सबसे इनर लाइनिंग यानी कि म्यूकोसा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं T1। अभी क्या हुआ कि ग्रोथ उसने थोड़ी सी अपनी इंक्रीज करा दी। तो ग्रोथ उसने इंक्रीज करा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहाँ पहुंच गया? आपके मसल में पहुंच गया, जो मस्कुलर लेयर थी उसके अंदर चला गया। T3 मीन्स होता है कि आपका जो ये ट्यूमर था अब उसने और ज्यादा अपनी ग्रोथ बढ़ाई और मसल सेल के बाद वाली लेयर में चला गया। कौन सी थी वो? सीरोसा लेयर थी आपकी। नेक्स्ट T4। अब जब सीरोसा को उसने कवर अप कर लिया, ये देखो सीरोसा को क्रॉस कर लेगा तो आसपास के टिश्यूज में भी टच कर जाएगा। तो T4 क्या बताता है कि नियर बाय टिश्यूज में आपका ये कैंसर सेल चला गया। नेक्स्ट आ जाता है N0, दैट इज N फॉर, मैंने आपको बताया था नोड्स। किसके नोड्स? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर देख लो, पूरी बॉडी में इस तरह से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है और इतना ज्यादा कंजेस्टेड होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के पास बहुत सारे, ये देखो ये सर्कल्स होते हैं जिनको हम लोग, ये देखो ये सब है, लिम्फ नोड बोलते हैं। लिम्फ नोड का काम क्या है या लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है कि ये आपके इम्यून
सिस्टम में हेल्प करते हैं। आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं और आपके इम्यून सेल्स को यानी कि डब्ल्यूबीसी सेल्स को बनाने का और रिलीज करने का काम करते हैं। N0 मीन्स होता है कि अभी जो कैंसर सेल्स हैं वो आसपास के टिश्यूज तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन आसपास के लिम्फ नोड तक नहीं पहुंचे। N1 का मीनिंग क्या होता है कि कैंसर 1 से 6 लिम्फ नोड कवर कर चुके हैं। N2 का मीनिंग 7 से 15 लिम्फ नोड अब कैंसर की चपेट में आ चुके हैं। N3 मीन्स मोर देन 15 लिम्फ नोड कवर अप हो चुके हैं। तो लिम्फ नोड अगर कवर अप हो जाएंगे तो आप समझ रहे हो आपका इम्यून सिस्टम डायरेक्टली वीक हो जाएगा। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो आपके अंदर जो भी ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है इसको रोकने के लिए कोई नहीं बचेगा और ये जो कैंसर सेल्स हैं वो इतने ज्यादा फैल जाएंगे कि पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं एम फॉर मेटास्टेसिस। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि अगर लिम्फ नोड को उसने पूरा कवर कर लिया कैंसर सेल्स ने, तो अब कैंसर सेल्स को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। M0 मीन्स क्या होता है कि लिम्फ नोड पूरी तरह से अफेक्टेड हो गए हैं, लेकिन अभी कैंसर सेल इधर उधर ब्लड सप्लाई में नहीं फैले हैं। M1 मीन्स होता है मेटास्टेसिस, मतलब कैंसर सेल्स अब आपकी ब्लड सप्लाई के साथ साथ आपके अदर ऑर्गन्स में भी चले गए हैं, जैसे आपका लीवर हो गया, आपका एसोफेगस हो गया, आपका किडनी हो गई, इन सारे ऑर्गन्स में चले गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स। फर्स्ट है आपका एडेनोकार्सिनोमा, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है, आपका 90 से 95% मिलता है। तो ये आपके स्टमक में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने का काम करती हैं। उन्हीं गैस्ट्रिक उन्हीं ग्लैंड्स में अगर कैंसर हो जाए तो उसको हम एडेनोकार्सिनोमा बोलते हैं। कहाँ पे मिलती हैं ये ग्लैंड्स? आपकी जो म्यूकोसा लेयर है, सबसे इनर लेयर जो कि आपको इमेज में देखने को मिल रहा होगा, सबसे अंदर वाली लेयर ये वाली म्यूकोसा, इसी में होती है ये ग्लैंड्स और इसके अंदर ही कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूमर क्या है? ये अनकॉमन है। क्यों? क्योंकि 95% तो आपकी यही वाला कैंसर देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अनकॉमन होगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर, यानी कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनके सेल्स के अंदर ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स देखने को मिलता है। ये किस तरह का कैंसर है? मैलिग्नेंट कैंसर है। मतलब अगर छोटी आंत या बड़ी आंत में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, तो ये कैंसर सेल जो है अपने आप को बहुत जल्दी मेटास्टेसिस यानी कि इधर उधर फैला लेगा। नेक्स्ट है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी एक तरह का अनकॉमन ट्यूमर है जो कि आपके स्टमक कैंसर के अंडर में आता है। कहाँ मिलता है देखने को? हार्मोनल मेकिंग सेल्स में। जो ऑर्गन हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, स्टमक के अंदर भी हार्मोन बनता है, लिवर के अंदर भी बनता है ना? ये सारे एरियाज में जब कैंसर फैल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। नेक्स्ट है आपका लिम्फोमा। लिम्फोमा मीन्स होता है लिम्फ नोड। जब आपके लिम्फ नोड में कैंसर सेल्स चले जाते हैं, हालांकि मैं आपको लिम्फ नोड्स दिखा चुकी हूँ, ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अगर कैंसर फैल गया तो हम लोग उसे बोलते हैं लिम्फोमा। ये एक तरह का स्टमक कैंसर है जो कि आपके लिम्फ नोड में देखने को मिलता है। कॉमनली ये देखने को नहीं भी मिलता है। मेटास्टैटिक कैंसर है, मतलब ये फैल सकता है इधर उधर। अगर लिम्फ नोड में चला गया तो ब्लड सप्लाई लिम्फ नोड के पास ही में होती है। ये जो लिम्फ नोड आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसी के जस्ट पास में आपकी ब्लड सप्लाई होती है। तो जब इसके अंदर आ जाएगा आपका क्या कैंसर सेल्स, तो ब्लड सप्लाई में जंप कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको स्टमक कैंसर झेलने के लिए आपको झेलना पड़ रहा है। फर्स्ट है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज एक तरह की ऐसी डिजीज है जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे देख लो HCl, जो कि आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके इसोफेगस में जाने लगता है, यहाँ पे देखो इसोफेगस में जाने लगता है। एब्डोमेन के जो सेल्स हैं वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैनेज कर ले जाते हैं और एब्डोमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसोफेगस के पास वो क्वालिटी नहीं है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैनेज कर पाए या अपने अंदर ले पाए। हालांकि
डाइजेशन का काम करता है, लेकिन है तो ना ये एसिड, तो ये अगर किसी और सेल्स में जाएगा तो उनके सेल्स को डैमेज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके इसोफेजियल सेल्स को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। कहाँ पे? इसोफेजियल और स्टमक के जंक्शन में। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि किसी इंजरी की वजह से या बार बार इंजरी होने की वजह से वहां पे कैंसर कैसे बन सकता है। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि अगर इतने एरिया में आपको इंजरी हुई, ठीक, तो इतने एरिया में पुराने सेल्स हट करके नए सेल्स ऐसे ऐसे बन जाते हैं, और जैसे ही इंजरी वाली एरिया को वो पूरा कंप्लीट करते हैं, फुल करते हैं, नए सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। इस नए सेल के बनने के बंद हो जाने के प्रोसेस को हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऑफ द सेल्स बोलते हैं। मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिट हो गया, यानी रुक गया। सेल्स जो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करके न्यू न्यू सेल्स बना रहे थे, वो प्रोसेस रुक गया। दिस इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब आप समझ गए, इतनी इंजरी हुई तो इतने ही नए सेल्स आने चाहिए और इतने ही पुराने इंजर्ड सेल्स हट जाने चाहिए। तो आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि हाँ, हमने इंजरी साइट फुल कर दी है, अब नए सेल्स की जरूरत नहीं है। तो एक प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो कि हर एक सेल दूसरे सेल से बना के रखता है। इस सेल्स ने इसके साथ बनाया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट, इस सेल्स ने इसके साथ बनाया, इस सेल्स ने इसके साथ बनाया, लेकिन अभी कॉन्टैक्ट चल रहा है। ठीक, जब इंजरी साइट फुल हो जाती है तो कॉन्टैक्ट रुक जाता है। उस रुकने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस। बार बार इंजरी होने के बाद बार बार यहाँ पे अगर इंजरी होती रहेगी तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स जो नए बन भी रहे हैं फिर भी वो इंजर्ड हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो कॉन्टैक्ट रोकने की कैपेबिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाती है, नहीं तो वो बिल्कुल ही एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस नहीं हो पाता और सेल्स अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। जब सेल्स अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो रही है, दैट मीन्स कैंसर हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं डाइट। ज्यादा सॉल्टी फूड लेने से आपके अंदर आपके स्टमक की जो ये म्यूकोसा है उसके अंदर इंजरी होने लगती है, और सेम चीज बार बार इंजरी होने की वजह से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फैमिली हिस्ट्री। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को स्टमक कैंसर हुआ हो, जिसकी वजह से आपको भी हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, उनके सेम जीन हमारे पेरेंट्स में आते हैं और सेम जीन हमारे अंदर आते हैं। तो अगर कोई जीन कैंसर को रोकने के लिए कैपेबल नहीं है तो वो हमारे पेरेंट्स को भी कर देगा और हमें भी कर देगा। नेक्स्ट है आपका जीन म्यूटेशन, ब्रेका BRCA, ब्रेका 1 एंड 2। देखो, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल जीन होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को रोकने और डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। उसी तरह से हर सेल के अंदर ब्रेका 1 और ब्रेका 2 नाम का जीन होते हैं। 2 जीन है ये, ब्रेका 1 एंड ब्रेका 2। दोनों का काम क्या है? ब्रेका 1 सारे एबनॉर्मल सेल्स को मार देती है, और ब्रेका 2 बचे कुचे अगर बच गया ब्रेका 1 से तो वो ब्रेका 2 मार देती है। ठीक है, इस तरह से काम चलता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? जीन म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं। अब बार बार कोई डिजीज आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, या बार बार एक जगह पे इंजरी होगी तो अंदर के जीन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जीन डिस्टर्ब होने को हम लोग जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो अगर ब्रेका 1 ब्रेका 2 डिस्टर्ब हो गए, यानी कि कैंसर को रोकने वाले जीन अगर डिस्टर्ब हो गए, तो क्या होगा? कैंसर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एज मोर देन 70 ईयर्स। तो आई थिंक ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा और आपके एबनॉर्मल अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस, जहां पे ये वर्ड आइटिस लग जाता है, ये वाला जो वर्ड आप देख रहे हो, ये आइटिस वर्ड जहां पर भी लग जाता है, इसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्राइटिस मीन्स एब्डोमेन के अंदर बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और सेम चीज, अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो पुराने सेल्स की डेथ हो जाएगी। पुराने सेल्स की डेथ हो जाएगी तो उसकी जगह पे नए सेल्स आएंगे।
मान लो किसी भी रीजन की वजह से आपका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस काम नहीं किया, तो क्या होगा? आपकी कंटिन्यूअस सेलुलर ग्रोथ होती रहेगी। नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है उसके पास कैंसरोजेंस होते हैं, बहुत सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि आपके अंदर कैंसर का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टमक पॉलिप्स, यानी कि पेट में गांठें हो गई हैं। स्टमक पॉलिप्स की वजह से क्या होगा कि म्यूकोसा, जिसका मेन काम क्या था कि वो डाइजेशन के लिए जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको आगे शिफ्ट करे। ठीक, अब म्यूकोसा जो आपके इनर लेयर ऑफ द स्टमक है उसके अंदर बहुत सारे पॉलिप निकल आए, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स बनने का चांसेस बढ़ गया। हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी। हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी एक तरह का इस तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेता है। अगर सॉल्टी खाना आप ज्यादा खाते हो, अंदर सॉल्टी ज्यादा जाता है, तो ये बैक्टीरिया उस सॉल्ट को बहुत पसंद करता है और उसको टेस्ट कर करके अपना साइज भी बढ़ा लेता है और आपके अंदर इन्फेक्शन बढ़ाता चला जाता है। तो ये थे आपके सारे कॉजेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या बताती है कि आपकी इटियोलॉजी, जो भी मैंने इतनी सारी इटियोलॉजी बताई है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया। बैक्टीरिया जाने के बाद उसने क्या किया, अपने आप को बहुत ज्यादा फैला दिया और अंदर इन्फेक्शन कर दिया, जिसको हम लोगों ने क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोल दिया। जैसे जैसे इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से आपके जो गैस्ट्रिक सेल्स थे वो डैमेज होने लगे और उनके अंदर एट्रोफी होने लगी। सेल्स के अंदर की जो पावर थी, जो ऑक्सीजन थी, वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सेल्स डैमेज हो रहे हैं। सेल्स डैमेज हो रहे हैं, उसके अंदर का जीन भी डैमेज हो रहा है, जिसको हम लोग ने क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन। जब जीन अंदर का डैमेज हो गया, स्पेशली कौन सा, BRCA1 एंड BRCA2, तब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स कंटिन्यूअस चलती रही, कोई रोकने वाला नहीं रहा। इसकी वजह से क्या हुआ कि आसपास के जो हेल्दी सेल्स थे उसको भी कैंसर सेल्स ने दबा दिया। भाई कैंसर सेल्स तो अपना साइज बढ़ा ही रहा है, ठीक है, तो वो आसपास के नॉर्मल सेल्स को भी क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस होने की वजह से क्या हो गया, जो कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ थी वो इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल्स को, हेल्दी सेल्स को वो कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है और उनकी ब्लड सप्लाई को भी खुद ही ले रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका कैंसर स्प्रेड हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द anatomy physiology introduction, definition, causes, types, TNM classification and pathophysiology of the stomach cancer. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।